हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू फ्रेश वीडियो। यह वीडियो क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 है। इससे पहले इस चैनल पर हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आई होप कि आप लोग उसको देख लेंगे। क्योंकि इन सवालों को हल करने से पहले आप लोगों को संख्याओं के बारे में और परिमेय संख्या को ज्ञात करने के बारे में बेसिक नॉलेज में हमने वहां पर दिया था और ओवरऑल पूरी संख्याओं को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है बहुत ही आसान और सरल भाषा में। आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, प्रश्न को बहुत अच्छे से रीड आउट करेंगे और उसको समझेंगे कि हमें उसे सॉल्व कैसे करना है और क्या हमको वो प्रश्न कह रहा है जिसे हम वहाँ पर लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे पहला प्रश्न। ठीक, सबसे पहला प्रश्न, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इज इक्वल्स टू 0 है। जैसा कि आपको पता है परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम ये कहते हैं कि परिमेय संख्या में हम संख्याओं को अगर अंश और हर के रूप में लिख पाएँ। ठीक है, जहाँ पे ये जो अंश है ना, जो ऊपर जो न्यूमिनेटर होता है इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, इसको अंग्रेजी में डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। यानी कि एक्चुअल में हमको यही कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर यह सिद्ध करके दिखाएं कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर हमने शून्य को अंश और हर के रूप में लिख लिया, यानी कि एक भिन्न के रूप में लिख लिया, किसके रूप में, भिन्न के रूप में लिख दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम इसका हल लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले आप इस तरह से लिख देंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हमको इसका प्रूफ देना है कि हमने ऐसा क्यों लिखे। क्योंकि हम शून्य को अंश नहीं लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन कहा है वैसा लिखेंगे। शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने तो यहाँ लिख दिया कि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p q पूर्णांक हैं और q नॉट इज इक्वल्स टू 0 है। ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अब लेकिन इसमें हम एग्जाम्पल दे दें तो और अच्छा हो। ठीक है, हम यहाँ पर क्या देंगे, एक उदाहरण कि भाई देखिए 0 को हम लोगों ने कैसे भिन्न के रूप में लिखा। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे 0/1। देखो 0 एक ऐसी संख्या होती है जिसमें आप किसी भी संख्या से भाग दें, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। यानी कि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किए, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। ये एक फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड एग्जाम्पल और दे देते हैं हम 0/5। ठीक है, ऐसा इसका भी आंसर क्या है, 0। यानी कि हमने 0 को कैसे लिख दिया, भिन्न के रूप में लिखा। अब हमने जैसे मान के चलो 0 को लिखा है 0/1, और तो 0 और 1 दोनों क्या चीज़ है, यहाँ पर दोनों क्या है, पूर्णांक है। साथ ही साथ ये जो डिनोमिनेटर था, है ना, यहाँ पे जो हमने ये लिखा हुआ है, क्या चीज़ है ये, 1। ये 1 0 के बराबर है क्या, नहीं। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि 0 नहीं है, हर जो है वो 0 नहीं है, यानी कि q नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो हमने जो ये डेफिनेशन लिखी, ठीक है, ये डेफिनेशन जो हम परिमेय संख्या की कह रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ेंगे
और मेरे छोटे भाई बहन, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं जब ये सवाल समझाता हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं लिख नहीं पाता हूँ और उनको सिर्फ बोलता हूँ। तो आप लोगों को गणित को अगर अच्छे से हल करना सीखना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ वो एक परिमेय संख्या की परिभाषा भी है। अगर आपको कोई पूछे कि परिमेय संख्या क्या होती है तो आप यही बताएंगे कि एक ऐसी संख्या, ठीक है, एक ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें और जहां पर p बटे q है ना, जहां पर p बटे q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक। तो इसी तरह से अब हम सेकंड नंबर को सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर क्या कह रहा है हमें कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैं आप लोगों को 1 बाय 1 पूरे सॉल्यूशन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। इसके लिए हमने उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व किए थे इसके पार्ट 1 में, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 में जो उदाहरण नंबर 2 था उसमें हम लोगों ने परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखे, ठीक है। उसकी 2 मेथड सीखे, जिसमें फर्स्ट मेथड क्या थी, फर्स्ट मेथड में क्या था कि आप पहली संख्या को r मान रहे थे, दूसरी संख्या को s मान रहे थे और इन दोनों को जोड़ के हमेशा 2 का भाग देते थे तो इनके बीच की संख्याएं निकल के आ जाती थी, ठीक है। बट ये मेथड थोड़ा सा क्या था, लेंथी था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका सेकेंड मेथड हम लोग इसमें हल करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ईजी होगा और आप लोगों को भी बड़े अच्छे से ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक। तो शुरू करते हैं इसका हल लिखना हम। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इसमें कितनी संख्याएं हमें ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने कहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ ऐसे एज इट इज लिख रहा हूँ, परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। इसलिए अब इस मेथड में क्या करते हैं ना, जितनी संख्याएं आपको ज्ञात करने के लिए कहा है उसमें आप एक प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमें 6 संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा है, इसलिए हम 6 में क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 7। अब ये जो 7 आया है ना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो 7 आया है, इस 7 को हमको क्या करना है, इस पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 4 इनमें गुणा भी करना है और भागी भी करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है हमारे पास, 3। तो हम 3 में 7 से गुणा भी करेंगे और 7 से भाग भी देंगे, ठीक है। ऐसा करने का रीज़न अभी आपको पता चलेगा। देखिए, फिर दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या में भी हमें क्या करना है, इसी संख्या 7 से क्या करना है, भाग भी देना है और गुणा भी करना है, ठीक है। 4 में हम क्या करेंगे, 7 से गुणा भी करेंगे और भाग भी देंगे। यानी कि एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि 7/7 का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे ये फ्रैक्शन वैल्यूज हों चाहे इस तरह से कंप्लीट संख्या हो, ठीक है। तो हम क्या करने वाले थे, यहाँ पर 7/7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, तो 7×21/7 और इसको सॉल्व करने से हमें मिला 4×7 = 28/7, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे पास में 2 संख्याएं मिल गई है ना, हमें 2 संख्याएं मिली। क्या क्या मिल गई हमें, 21/7 और अब हमको क्या करना है, इसके बीच में संख्याएं निकालना है, ठीक है ना। तो कितनी संख्या निकालना है, 6 है ना। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और हमें लास्ट में क्या लिख देना है, 28/7, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 28/7। देखिए, अब हमने ये दोनों संख्याएं लिख दिए हैं, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में अब कितनी संख्याएं आएंगी। देखो, नीचे 7 है तो ये तो हमेशा समान रहेगा। ऊपर की जो संख्याएं हैं इनके बीच में 6 संख्याएं हमें मिल गई हैं। ध्यान से देखिएगा, 21 के बाद क्या आएगा, 22। तो हम यहाँ लिखेंगे 22/7। पहली संख्या मिल गई हमें 23/7, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या 24/7, चौथी संख्या 25/7, 26/7 और 27/7।
यहाँ पर ये जो नंबर्स हमें मिले हैं, ठीक है, ये जो नंबर्स हमें मिले हैं इनमें ध्यान से देखिए, ये ही हमारे क्या हैं, आंसर हैं। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, ये पांचवी संख्या, ये छठवीं संख्या, ठीक है। तो हमें जो, अच्छा आपको एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही होगी हमने ऐसा क्यों किया। देखिए हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हर जो है वो समान हो जाए, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर है ये कैसा हो जाए, समान हो जाए। और जैसे ही ये समान हो जाता है तो ऊपर की संख्या में हमें उतने ही गैप मिलते हैं जितनी हमें संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, ठीक है। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना था, 6 ही गैप हमें यहाँ पे मिले। तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा उत्तर। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा हम इस किस तरह से हल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं इसमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है वो हमने पिछले क्वेश्चन में देखे भी थे। जैसे हमें 5 संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में हमें 5 संख्याएं ज्ञात करना है वाली लाइन यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, इसलिए 5 + 1 यानी कि हम क्या करेंगे, 6 जो आया है हमारे पास इसका गुणा भी करेंगे और इससे भाग भी देंगे प्रत्येक संख्या में। जैसे पहली संख्या 3/5 है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या क्या है, ये 3/5, ठीक है ना। इसी तरह से अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें 6, ये जो 6 मिला है इसका, ये देखो हमने बताया था पिछली बार कि हम ये जो संख्या मिलेगी इससे गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे, यानी कि 6/6 से एक्चुअल में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6/6 से इस पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा भी किए गए और भाग भी कर दिए हमने, ठीक। अब इससे क्या होगा, इससे हमें नई संख्या मिलेगी, ठीक है। नई संख्या कौन सी होगी, देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 6×3 = 18 और बटे 6×5 = 30। दूसरी संख्या क्या है, 4/5, ठीक। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, इसी संख्या का गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। तो 6/6 से हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें नई संख्या प्राप्त हो जाएगी। वो संख्या कौन सी होगी, 24 हो जाएगा, 4×6 = 24 और 5×6 = 30, ठीक है। ठीक, तो हमने ये जो 2 संख्याएं प्राप्त किए, इन दोनों संख्याओं में इनके बीच में गैप कितने हैं वो देखेंगे अब हम, ठीक है। तो 18/30, 1, 2, 3, 4 और 5 संख्याएं हमें ज्ञात करना था। इसके बाद क्या आ जाता है, 24/30। हमें यहाँ पर नई संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। कैसे हुई, ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 18 के बाद क्या आएगा, 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो हमें यहाँ पर ये जो 5 संख्याएं प्राप्त हुई हैं, यही संख्याएं क्या है, हमारा आंसर है। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। हमें क्या कह रहा है ये प्रश्न, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे 2 संख्याओं के बारे में डिस्कस किया गया है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। पहले हम इनको समझ लेते हैं, देखेंगे। प्राकृत संख्या जो होती है वो उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं और इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि गिनने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे किसी संख्या को, किसी मतलब किसी वस्तुओं को हम काउंट करते हैं, या जैसे हमने किसी को कहा कि आप क्लास में कितने बच्चे हैं, काउंट करके बताइए कितने उपस्थित हैं कितने अनुपस्थित हैं, तो आप काउंट करते हैं 1 से लेकर के, है ना। तो यही संख्याएं होती हैं, ये 1 से लेकर के 2, 3 इस तरह से ये इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब
इसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जो है इसे हम अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं और इसीलिए इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हमने इन्हीं प्राकृत संख्याओं में यानी नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को मिला दिया, ठीक है, तो 0 1 2 3 इस तरह से ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये जो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं नंबर हमारे पास में पॉजिटिव जो नेचुरल नंबर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? ज़ीरो को ऐड कर रहे हैं, तो ये एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जा रही है, ठीक है। अभी इसके बाद में और चीज़ें पता चलेंगी, देखिए ध्यान से, आगे के क्वेश्चन में भी हमको कहा जा रहा है ना, पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्या हम समझ लिए, लेकिन पूर्णांक अभी नहीं समझे। पूर्णांक को फिर से हम समझते हैं। देखिए पूर्णांक जो होगा इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कारण क्या है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हमने पार्ट 1 में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था और आपके NCERT में भी इसका कारण दिया है कि इंटीजर जबकि I से स्टार्ट होता है, बट इसे हम लोग Z से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब हम लोग लिखें इसमें, इसको समझते हैं। पूर्णांक जो संख्याएं हैं उसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के सारे नंबर्स आते हैं, यानी कि 0 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक इधर आते हैं। साथ में इसमें माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं, -1 -2 इधर से इनफाइनाइट इस तरफ भी, ठीक है। यानी कि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है अगला? देखो एक और संख्या के बारे में यहाँ पर है हमारे पास, परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या को भी समझ लेते हैं। इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q ये दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं और Q नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सवालों को कैसे इसका हल हम लिखेंगे, ठीक है, उस पर ध्यान करेंगे। तो देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद सबसे पहले सवाल का हल लिखेंगे हम, ठीक है। तो पहले सवाल का हल क्या होगा? देखिए पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है? ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बोला था अभी डेफिनेशन में कि नेचुरल नंबर्स ही होल नंबर्स बनता है एक्स्ट्रा उसमें ज़ीरो ऐड करने पर, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दिख रहा है आपको? ठीक है, 1 था, 1 से ये 2 ये 3, अब यहाँ पे भी 1 है 2 भी है 3 भी है, इनफाइनाइट तक नंबर जो हैं ये नेचुरल नंबर पूरे होल नंबर में आते हैं। एक एक्स्ट्रा भी आता है जो कि होता है 0, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ये कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सत्य, कॉमा लगाएंगे। क्यों सत्य है उसका कारण भी हमें देना है उत्तर का, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर नोट करने से पहले आप लोग संख्याओं के बारे में फिर से जान लीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ेंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब हम लोग पूर्णांक पे जाएंगे, इंटीजर पे, ये रहा Z, है ना। हमने इसमें क्या देखा है? ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, धनात्मक भी हैं और 0 भी है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है? भाई ध्यान से देखिएगा, पूर्ण संख्या जो होती है वो कैसी है? 0 और धनात्मक है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या में नहीं होती। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण होगा। देखो यहाँ पे जो -2 है, अब -2 जो है क्या यह पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह कथन कैसा है? असत्य है, ठीक है, ये असत्य है, हाँ असत्य है। अब कारण लिखना है तो हम कारण लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, या होते हैं, जो भी आप वॉटेवर लिखें। अब हम क्या करेंगे?
तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर हम किस तरह से लिख रहे हैं। हमें क्या बोला है प्रश्न में कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये फिर से रॉन्ग है। देखिए, हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमने क्या देखे थे, ये तीनों संख्याएं जो हैं, ठीक है, ये जो तीनों संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या में काउंट करते हैं। साथ में ऐसे नंबर्स भी काउंट करते हैं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकें। ठीक है, यानी कि इन तीनों से मिलकर ये संख्या बन रही है, ना कि इससे मिलकर के कोई पूर्ण संख्या बन रही। ठीक है, इसलिए हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि यह कथन कैसा है, असत्य है। ठीक, असत्य है। रीजन क्या है, इसका कारण लिखेंगे हम, क्योंकि जैसे हम लोग यहां पर एक आध दो परिमेय संख्या का उदाहरण पेश कर देंगे। क्योंकि परिमेय संख्या मान लीजिए हम यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स नोट कर देते हैं। 2/3 ये फ्रैक्शन वाली संख्या हो गई, 4/9 है ना, 7/12, इस तरह से कोई भी परिमेय संख्या हमने यहाँ पर लिख दी, इत्यादि इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, तो पूर्ण संख्या नहीं होती है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, होती है। ठीक है, तो आपने देखा हमने बहुत ही सरल और सुस्पष्ट भाषा में इनके उत्तरों को लिखा है, और आप लोगों को प्रश्न को ठीक से पढ़ना है, ठीक, और अच्छे से समझते हुए इनके आंसर को लिखना है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।